So good morning once again. So today we will discuss about the Hooke's law, and in last class I told you we will discuss about Hooke's law and then prismatic bar and then stress strain relationship. So now let us start with the prismatic bar. What is prismatical bar? Actually हमें ये सब समझना पड़ेगा, प्रिज्मेटिकल बार क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, अदरवाइज हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम समझ में नहीं आएगा. दैट्स वाई. सो प्रिज्मेटिकल बार क्या है, उसकी क्या फीचर है. प्रिज्मेटिकल बार के यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है. स्ट्रक्चरल मतलब सॉलिड है, और वो आपकी स्ट्रेट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिसकी एक स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन. अब आप सोच रहे होंगे कि वाई वी आर स्टडिंग प्रिज्मेटिकल बार, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, इवन नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी बुक. Then why are we studying prismatical bar? Because if you are going to understand the stress and strain diagram, then you have to first understand what are prismatical bar, because all the stress and strain diagrams are developed on the prismatical bar, because you must have the standard bar, because in lab first you need to create a specimen like this one, prismatical bar, then you will start your experiment, tensile test experiment, with the help of the universal testing machine. So ये सब क्वालिटी उस बार के अंदर होनी चाहिए. वो आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल मेंबर होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होनी चाहिए, स्ट्रेट और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. अगर ये चारों होंगे तब आपका जो टेस्ट है, जो एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो, तब आप कह सकते हो कि वी हैव डन अ गुड टेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट. सो नाउ कम टू दी हुक्स लॉ. व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या है आपने पढ़ लिया होगा. इट इज़ वेरी इजी, बट इसमें एक अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि और लोगों से क्या चेंज है इसके अंदर. सो इन ईयर 1678 दिस लॉ वाज फाउंडेड, और यू कैन से फॉर्मुलेटेड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट. रॉबर्ट हुक क्या था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था. रॉबर्ट साहब ने ये एक लॉ दिया था जिसके बेसिस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप दिया जाता है. सो क्या कहता है हुक्स लॉ? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है. जब आप मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह क्या लगाते हैं आप? स्ट्रेस इक्वल्स टू के टाइम्स स्ट्रेन. आपकी बुक में एनसीईआरटी में चेक कर लेना, ये कांस्टेंट को के से डिनोट कर रहा है या किसी और चीज से. बहुत सी जगह इसको गामा से भी डिनोट करते हैं. सो के इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इस पूरे चैप्टर में इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज you can say engineers are using this modulus of elasticity, everybody using this property of the material in order to select a better material for their particular application. So I think you have to understand this property especially, and from practical point of view और real aspects के हिसाब से. So इसके लिए आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा. ठीक है, अभी आप एक वीडियो देखेंगे. उस वीडियो में यू कैन सी हाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स आर जनरेटेड. तो उस वीडियो में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व कैसे जनरेट होता है. So this is our specimen 12.5 mm dia. You can see it's a UTM machine. We are going to test tensile test. Two strain gauges are there, lateral, longitudinal, and this is our specimen, or you can say workpiece. Now the stress strain diagram is, you can see the green line
On the y-axis, on the left side we have load, and on the right side we have stress, and on the x-axis we have deformation. You can see it's a linear. Now yield point is achieved, or you can say the yield strength. Now it is going into the plastic deformation zone, where strain will be more than the stress. You can see the stress is very small increment. Now strain is increasing. Now you can see it is going. Now you got the ultimate strength. Ultimate stress already achieved. Now it is moving towards the fracture point. You can see it is moving towards fracture point, and now neck formation start. After neck formation it will break. This is the neck. You can see neck formation. Now it will break. This is another example. You can see the standard specimens. Now this is red color is showing the linear, and at the right side we have the image taken from the NCERT. Now you can see this is elastic deformation. It is coming back into its original position. This is elastic deformation. You can see how molecules are going forward and backward. Now it will move towards the yield point. This is your yield point. You can see where the molecules are get shifted in the forward direction. So, and then finally it will move towards the, now force is increasing. You can see in the right side picture, force is increasing, and it is moving towards the plastic deformation. In plastic deformation you can see the upper layer is get shifted. So now necking begins. Now after necking it will get break. और हुक्स लॉ की एक दो खासियत और बता देता हूँ आपको हुक्स लॉ की, कि हुक्स लॉ एक आपका एम्पेरिकल लॉ है। एम्पेरिकल लॉ क्या होता है? जो कि डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है। डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है। और ये जो आपका लॉ है मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल मेटल, ठीक है। बट सम मटेरियल्स लाइक इलास्टोमर विच डू नॉट एग्जिबिट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। So this is your stress and strain diagram. Before starting from point to point, first of all I would like to tell you, हमने एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लिया हुआ है। वो कुछ इस तरीके का स्पेसिमेन है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा था। ये आपका इस टाइप का आपका ये स्पेसिमेन रहता है, जिसमें एक गेज लेंथ आपकी रहती है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, और ये एक स्टैंडर्ड लेंथ रहती है जिसको कि हम गेज लेंथ बोलते हैं, गेज लेंथ। सो बेसिकली इस गेज लेंथ पे ही आप अपनी रीडिंग्स नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका, यहाँ से एक फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मशीन के अंदर जो आपने देखा था ना, उसी हिसाब से दोनों एंड इसके खींच लिए जाते हैं, और यहाँ पर आपके गेजेस लगा दिए जाते हैं, स्ट्रेन गेजेस। तो वो आपको स्ट्रेन गेज चेंज इन लेंथ इसमें कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। दी अप्लाइड फोर्स जो है आपका, ये जो एफ फोर्स है, ये आप एकदम से इसकी स्पीड नहीं बढ़ाते। आपने देखा होगा उसमें वीडियो में, हालांकि वो तो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही थी, बट इसको हम क्या करते हैं, इस एफ फोर्स को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। अदरवाइज आपको ये जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इतने सारे पॉइंट्स, वो नहीं मिलेंगे। वो सीधा एकदम से ऐसे बनेगा, यहाँ पर फ्रैक्चर दे देगा आपको, ठीक है। सो ये भी इसमें एक याद रखने वाली चीज है कि जब आप इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू इंक्रीज फोर्स ग्रेजुअली, स्लोली, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है, ये हमने किस मटेरियल के लिए बनाया हुआ है? ये है मटेरियल यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील आपका मटेरियल है। ये भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल है। सो प्लीज डू रिमेंबर ग्रेजुअल, गेज लेंथ एंड स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील ही क्यों लिया हमने, और कोई मटेरियल क्यों नहीं लिया? बिकॉज स्टील एक बेस्ट मटेरियल है इन ऑर्डर टू गेट ऑल दी पॉइंट्स, ओ ए सारे यील्ड पॉइंट आते हैं इसके अंदर, हर एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन, और दी हुक्स ने क्या किया कि इसीलिए दैट्स व्हाई ही हैज टेकन स्ट्रक्चरल स्टील इन ऑर्डर टू परफॉर्म दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, टू गेट दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम point O. So we can see that in the region between O to this point is A. This point is A. The curve is linear. This is your linear curve. ठीक है ना। अब लीनियर बन रहा है तो इनके बीच के अंदर एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है।
और ए से जब आप बी गए तो यहां पर कोई प्रोपोर्शनलिटी का आपको लग नहीं रहा, क्योंकि यहां पर क्या है कि एक नॉन लीनियरिटी इसके अंदर आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, देन यू हैव टू मूव टू पॉइंट, सॉरी दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। देन पॉइंट सी पे गए आप, तो यहां पर आकर आपका क्या हो गया, एक परमानेंट टाइप का डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ गया। अगर आप यहां से फोर्स हटाते हो तो देन इट विल नॉट कम टू दिस पोजीशन। ठीक है, ये तो सब चीजें हैं आपकी किताबी। सी टू डी जब आप गए तो एक आ गया आपके अंदर सिग्मा यू, जिसको आप अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, और फिर आपका आ गया एक पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट जिसको आप बोलते हैं। एट द एंड क्या होगा, आपका मटेरियल टूट जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा था। अब मैं इसको आपको बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में बताता हूं जो कि आपको इसको प्रैक्टिकली फील देगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देगी कि भाई प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। पॉइंट ओ टू ए, ठीक है, आपने इसके अंदर लगाया लोड, जो आपकी गेज लेंथ है उसके ऊपर आपका लोड आया। अभी मैं खाली गेज बना रहा हूं, ये आप इसको खींच रहे थे। ठीक है, अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा था, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जो कि स्प्रिंग अरेंजमेंट से टच है, स्प्रिंग अरेंजमेंट से कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये कभी आगे जाएगा तो जैसे ही आप हटाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा। बट आप यहां पर देख रहे होंगे कि स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट स्ट्रेन बहुत ही कम है। अगर मैं यहां से देखूं, स्ट्रेन बहुत ही कम है यहां पर, बिकॉज यहां तक कि लेस देन 1% है, तो यहां पर तो बहुत ही 1% से भी बहुत कम हो गया। सो यहां पर इस ग्राफ को जब भी ड्रॉ करें आप, तो ये ध्यान रखना, अगर आप ये ग्राफ डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो प्लीज बी रिमेंबर, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे बना रहे कि यार मेरे को लीनियर ही बनाना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ये ग्राफ, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है स्ट्रेस के साथ साथ, बट स्ट्रेन बहुत ही कम बढ़ता है स्ट्रेस के साथ। ठीक है ना, ये मटेरियल की कोई एप्लीकेशन ही नहीं रहेगी अगर ऐसा ग्राफ होगा। सो इस मटेरियल को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि मैं उसको यूज करूं, क्योंकि इसके अंदर तो इतने स्ट्रेस पे ही इतना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, और स्ट्रेन इज नॉट गुड फॉर द मटेरियल। सो प्लीज बी रिमेंबर, ये जो ग्राफ है मेरा इस टाइप से चलेगा। दिस इज अ बेटर मटेरियल कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, अब यहां पर आपने ये पता कैसे लगाया, क्योंकि इसका जो आपका स्लोप है, आप इसका स्लोप देखिए और इसका स्लोप देखिए, तो इसका स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू दिस वन। सो विच मीन्स जिस मटेरियल का स्लोप ज्यादा होगा वो बेटर मटेरियल होगा। ये तो हो गया एक सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है, कि यार स्लोप ज्यादा होगा कम होगा, बट प्रैक्टिकली मैं इसको कैसे देखूंगा कि यार मेरे को कौन सा मटेरियल खरीदना है मार्केट के अंदर। सपोज आप करिए कि आप मार्केट के अंदर गए, मार्केट में गए, या ऑनलाइन आपको चेक करना है, ऑनलाइन चेक करना है कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए एज पर माय एप्लीकेशन। सो आपने, आपकी एप्लीकेशन हुई कोई भी XYZ पर, आपने मटेरियल जो यूज करना है वो आपने फाइनलाइज किया कि यार आपको स्टील करना। अब स्टील में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, ठीक है। फिर आप जो मार्केट वाला जो आपको स्पेसिफिकेशन देगा उसमें आपका जो है, जिसको हमने K से डिनोट किया था, यंग मॉडुलस, उसकी एक वैल्यू देगा। सपोज करिए 300 आपको दे दिया उसने, ठीक है। सो विच मीन्स कि यार इसकी तो K बहुत ज्यादा है, तो यानी कि ये मटेरियल मेरे लिए बेटर है। अब इस मटेरियल को आप टेस्ट भी करेंगे कि यार टेस्ट करके देखा जाए कि कब मेरे को ये टूटेगा। सो आप इसका फिर एक टेंसाइल टेस्ट करेंगे। टेंसाइल टेस्ट करने के बाद आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि ये कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, ठीक है। ये हुआ 0 to A। अब 0 to A आपको बोल रहे हैं हम कि एक लीनियर है, ये बात जरूर ध्यान रखना, लीनियर रिलेशनशिप है इसमें, ठीक है। और इसको आप जो है नॉन लीनियर कैसा होगा, जो आगे की तरफ चल रहा है, A के बाद सारा कुछ नॉन लीनियर चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब B पॉइंट पे आ जाते हैं कि B पॉइंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, A से ज्यादा इंपॉर्टेंट B पॉइंट है। A में तो आपको पता लग गया कि हाँ भाई ठीक है, ये यहां से यहां पर वापस बिल्कुल सेम पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब B पॉइंट क्या है, अब B पॉइंट पे हमने पहले A पॉइंट पे लोड हटा दिया यहां से, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया। अब मैं B पॉइंट पे जाके लोड हटा रहा हूं, देन अगेन ये जो दिखाता है कि यार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये मतलब कि प्रैक्टिकली मैंने इसको बनाया कि हाँ यार ये प्रैक्टिकली ऐसा होगा, क्योंकि कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो इतना परफेक्टली इलास्टिक हो। बट इन एक्चुअल आप इसको याद रखना कि यार ये मेरा अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर जीरो स्ट्रेन, हाइपोथेटिकल जीरो स्ट्रेन, ठीक है। और इस B पॉइंट को भी बोलते हैं हम कि यार यहां से जब मैं लोड हटाऊंगा तो भी ये मेरा इसी पोजीशन में आएगा, हाइपोथेटिकली या आइडियली, बिकॉज यू हैव टू स्टडी आइडियली नॉट प्रैक्टिकली। तो B से भी हटा रहे हैं तो यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो इस B पॉइंट को बोल दिया हमने प्रोपोर्शनल लिमिट,
ठीक है। इसके बाद इनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाएगा। ए टू बी आपके लिए प्रोपोर्शनल लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहां पर आपने एक पॉइंट देखा होगा कि यहां पे सिग्मा वाई और लिखा है। सिग्मा वाई का क्या मतलब है? बी पॉइंट पे सिग्मा वाई, ये है आपकी यील्ड स्ट्रेंथ। इसका क्या सिग्निफिकेंस है भाई? एक तो आपने ये देख लिया कि के इतना था। अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस यहां पर सिग्मा वाई है। यील्ड स्ट्रेंथ या आप इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो जिस सप्लायर से आप ये खरीद रहे हैं उसने के तो दिया ही दिया है आपको, यंग मॉडुलस तो वो आपको देगा ही देगा, बट उसको साथ में ये भी बताना पड़ेगा इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो यील्ड स्ट्रेंथ सपोज करिए बताता है इसकी 220 मेगापास्कल। ठीक है, 220 मेगापास्कल। उसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है जहां पर आप इसको यूज करने वाले हैं वहां पर 220 मेगापास्कल से ज्यादा का स्ट्रेस ना आ रहा हो, वहां पर 220 मेगापास्कल से ज्यादा स्ट्रेस ना आ रहा हो। अगर इससे ज्यादा आएगा तो फिर आपका जो वो है मटेरियल है वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही हम बोल देते हैं कि अब यहाँ पर नॉन लीनियरिटी तो यहीं पर ही आ गई। यहाँ पर आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने का क्या मतलब है? यानी कि आपका जो मटेरियल है उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, और अगर लेंथ में चेंज आ गया तो जिस हिसाब से आपने उसको फिट किया हुआ था अपने सिस्टम के अंदर तो वो सबको डिस्टर्ब कर देगा वहां पर। और अब अगर आपने देखा होगा जब किसी चीज की लेंथ चेंज होगी तो वहां से वीक भी होगा। लेंथ अगर बढ़ रही है तो उसका डाया भी छोटा हो रहा है। सपोज करिए पहले डाया ये था, अब आपने इसको स्ट्रेच करके लेंथ तो बढ़ा दी पर उसका डाया कम कर दिया। अगर डाया कम हुआ विच मीन्स इसका एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया। और सिग्मा की डेफिनेशन है क्या? स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स, और ये है आपका एरिया। अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और स्ट्रेस अगर बढ़ गया और इसको पार कर गया तो वो आपका प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। और उसके बाद भी अगर फर्दर उसके अंदर आपकी सिस्टम के अंदर इससे ज्यादा अगर आपका लोड आता चला गया तो क्या होगा? उसका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, एक डी पॉइंट पे आ जाएगा जिसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, सिग्मा यू, जिसको आप डिनोट करें। अभी उस पर भी आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्रैक्चर पॉइंट पे आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। 0 to A इज माई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड फ्रॉम A to B, 0 to A is my linear relation, and from A to B point is my limit of proportionality, and at point B we have a stress which is known as yield strength or yield stress, and this is my design stress as well. Please remember, this is my design stress as well. डिजाइन स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसी वैल्यू के बेसिस पे हम अपना कंपोनेंट डिजाइन करेंगे। डिजाइन कैसे करेंगे? उसकी एनालिसिस करके या थ्योरेटिकल एनालिसिस करके कि हमारे पास कितना फोर्स है, कितना फोर्स इसमें लगने वाला है, अप्लाइड फोर्स कितना होगा। जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, अप्लाइड फोर्स इतना है तो उसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है। सपोज करिए अगर स्ट्रेस मेरा इससे कम आता है, 220 मेगापास्कल से कम आता है उस न्यूमेरिकल के अंदर, तो विच मीन्स वी कैन से दैट दिस मटेरियल और दिस कंपोनेंट इज सेफ फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन. So you have now move on to next point, which is my point number D. So if we further increase our load or force, further increase load, because यहाँ पे पूरा लोड चल रहा है ना, लोड आप यहाँ पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है मेरा, तो इसीलिए हम लिखेंगे इंक्रीज इन लोड. सो स्ट्रेस जो है इसके अंदर जो डेवलप्ड होगा बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेंथ चला जाएगा. ठीक है, बट इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस तो बहुत कम बढ़ रहा है बट स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेस आपका गया है इतना ही पॉइंट फ्रॉम सिग्मा वाई टू सिग्मा यू, बट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट you can see how much strain is increased. This region, इस रीजन में कितना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया है. सो दैट्स वाई दिस रीजन इज नोन एज प्लास्टिक रीजन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन.
यहाँ से चीज़ें वापस नहीं आने वाली। आप कहीं पर भी अपना ये लोड हटाइए, किसी भी पॉइंट पर आप अपना लोड हटाएंगे कहीं पर भी नहीं आएगा, इवन इस पॉइंट के बाद भी नहीं आता है, सी पॉइंट के बाद भी। ठीक है, तो सी पॉइंट पे भी अगर आप देखें तो लेस देन 1% स्ट्रेन था, बट स्टिल वहां पर स्ट्रेन था। तो इसीलिए हमने यहाँ से डिसाइड किया कि यार यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसमें स्ट्रेन है। सो यहाँ पर आते आते इतना ज़्यादा स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस बहुत ही कम है। सो इस रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। फ्रॉम सी टू डी जो हुआ मेरा प्लास्टिक रीजन, ये वो वाला प्लास्टिक नहीं है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और क्या हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और सिग्मा यू को हम बोलेंगे, और सिग्मा यू क्या है आपका, ये होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। इससे ज्यादा स्ट्रेस, मतलब दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इनसाइड द मटेरियल, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्यों है और क्या है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि जब टेस्ट हो रहा था, टेंसाइल टेस्ट जब आप कर रहे थे, तो टेंसाइल टेस्ट में जो मेजरमेंट हो रहा था आपका, उसमें आपको एक टूटने से पहले, जस्ट पहले जब टूट गया तो टूट गया, वो तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है उसके अंदर, तो उससे पहले एक स्ट्रेस नोट होता है उसके अंदर, मशीन के अंदर। सो वो मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद जब आप फर्दर इंक्रीज करते हैं, फर्दर आप रिड्यूस करते हैं लोड को, अगर आप इस डी पॉइंट के बाद लोड को अगर रिड्यूस भी करेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा आपका, रिड्यूस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, हर जगह बढ़ रहा था। तो ये एक पॉइंट आता है जिसको हम ये भी बोलते हैं कि उसके अंदर नेक फॉर्मेशन, आपने जैसा वीडियो में देखा था उसमें भी यही चीज थी, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब एक बार नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया यानी कि वो फ्रैक्चर की तरफ आ रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स अब उन्होंने गिव अप कर दिया एक तरीके से, मॉलिक्यूल्स ने, वो एक तरीके का ये समझ लीजिए लिक्विड बन गया है ना, उन्होंने गिव अप कर दिया कि अब हम इससे ज्यादा नहीं झेल सकते। तो उन्होंने क्या, उसमें क्या हुआ कि आपके स्ट्रेस रिड्यूस हो गया एंड स्ट्रेन तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि टूटने जा रहा है मटेरियल। यहां पर आपका ये स्ट्रेन इंक्रीज हो गया एट पॉइंट ई, दिस इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर और भी पॉइंट्स आपके बन सकते हैं, जैसे कि इस वाले रीजन को हम क्या बोल देते हैं, ये वाला जो रीजन है प्लास्टिक रीजन इज ऑल्सो नोन एज, ये वाला जो रीजन है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। आपको मैं एक पॉइंट और बताऊंगा इसके अंदर, हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस होता है, हालांकि आपकी शायद बुक में नहीं लिखा है, बट जानना बहुत जरूरी है। अब मुझे कोई इन चीजों का सिग्निफिकेंस बताएगा कि यार मेरे को एक तो इलास्टिक रीजन मिल गया, ये वाला रीजन इलास्टिक है यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, और ये रीजन मेरे को प्लास्टिक रीजन मिल गया इतना सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी बोल रहा हूँ। सो इनका, इन दोनों रीजन्स का मतलब मेरी एनालिसिस में क्या इम्पैक्ट होगा। सपोज करिए कि मेरे पास कोई भी एक मेटालिक बॉडी है और मैं उसके ऊपर एक टेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जो है टेस्ट, अब आप सिंपल अगर रोड लेंगे कि ये एक सिंपल रोड है, तो इस सिंपल रोड का कोई एप्लीकेशन नहीं है, कहीं यूज होती है ऐसी सिंपल रोड, कहीं पर भी नहीं यूज होती है। सो हमारे पास कुछ ना कुछ कंपोनेंट रहते हैं कि यार ये इस टाइप का कंपोनेंट बना है, ये इस टाइप का कंपोनेंट बना है। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसे ही आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। कौन सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप ये ले लीजिए, कोई मतलब आपकी बुलेट ही है, आपकी जो गाड़ी है बुलेट के अंदर इतने सारे कंपोनेंट लगे, इंजन लगा है, आपका साइलेंसर लगा है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लगी है। अगर मैं साइलेंसर का ही एग्जांपल ले लूं, उसका साइलेंसर को मेरे को डिजाइन करना है। ठीक है, साइलेंसर का मटेरियल आपने क्या लिया, मैंने कहा कि उसका मटेरियल ले लीजिए आप, स्टील ही ले लीजिए, एक स्टैंडर्ड मटेरियल है। ठीक है, मैंने इसका स्टील मटेरियल ले लिया। अब मुझे बुलेट के अंदर इसको लगाने से पहले इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि यार ये टूटेगा तो नहीं। अब इसकी स्टडी के लिए मैंने एक देखा कि उसके अंदर वाइब्रेशन कितना आ रहा है, वाइब्रेशन जो कि आपका इस टाइप से कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, इस टाइप से उसके अंदर एक वाइब्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब उसका जो मैं मैंने एक एनालिसिस की, थियोरेटिकल एनालिसिस किया मैंने उसका, थ्योरी से मैंने उसका स्ट्रेस कैलकुलेट किया। जो उसके अंदर जो स्ट्रेस आया निकल के, सपोज करिए वो आया 400 मेगापास्कल, और स्टील कहता है कि मेरी जो डिजाइन स्ट्रेस है, मैं तो इसके बाद टूट जाऊंगी 200 के बाद, 200 MPa के बाद
वो कहता है कि मैं तो टूट जाऊंगी, यानी कि 400 पे वो टूट जाएगा जब मैंने एनालिसिस की। तो वो स्ट्रेस ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरा ये इतना बड़ा आपका ये कह लीजिए, अगर मेरा ये साइलेंसर था इस टाइप का कुछ, ठीक है, इस टाइप से कुछ कनेक्टेड होता है इंजन आउटलेट पे, सो ऐसा तो नहीं है कि ये 400 MPa पूरे इसके अंदर ही पूरी जगह आ रहा हो, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। इसमें वो 400 मेगापास्कल सपोज करिए यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ रहा है 400 मेगापास्कल। सो और बाकी जो जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सब में लेस देन क्या है, लेस देन 200 है, जो कि इसके डिजाइन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। सो आई नीड टू इंप्रूव दिस पॉइंट ओनली, इसी पॉइंट को इंप्रूव करने की जरूरत है मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक और डिजाइन सजेस्ट करूंगा। सपोज करिए कि मैंने कुछ इस तरीके का डिजाइन कर दिया, इस बार ये एक शार्प टर्न ना लेके मैंने इस टाइप का डिजाइन किया है, इस टाइप का डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे इसके अंदर कि यार ये 400 क्यों आया, 400 MPa इज वेरी वेरी हाई स्ट्रेस। अगर मैं यहां पर इसका आपको डायग्राम रिकॉल कराऊं, ये स्ट्रेस, मैंने कहा कि ये स्ट्रेस जो था इसका 400 की जगह आप इसको 900 भी ले सकते हैं। मैंने कहा 900 आया, 900 आया मेरी एनालिसिस में। 900 क्यों आया है, जबकि यहां पर तो एक लिमिट होगी और फिर उसके बाद बहुत ही कम स्ट्रेस पड़ रहा था इसके अंदर। 900 कैसे आ गया मेरी एनालिसिस से, 900 कैसे आया ये मेरी एनालिसिस से, जबकि यहां तो एक लिमिट है, स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। स्ट्रेस की एक लिमिट आई यहां पर सिग्मा यू, आप स्टील का सिग्मा यू चेक कर लेना नेट पे कितना है, पर थ्योरी ने मुझे फिर भी 900 दिया, बिकॉज इन थ्योरी आपने क्या किया था कि आप लीनियर एनालिसिस कर रहे थे। लीनियर एनालिसिस मतलब यहां तक की एनालिसिस कर रहे थे। आपने ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, आपने ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज आपने अपने मटेरियल को दी ही नहीं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कुछ ऐसे चलता जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि एक लीनियर रिलेशन है। लीनियर मतलब अगर आप यहाँ पर फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, और जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं तो वो रुकेगा नहीं। तो इसीलिए 900 MPa दिए जा रहा है, जो कि एक अनफिजिकल वैल्यू है। अब मुझे एक फिजिकल वैल्यू चाहिए, तो आपको इसकी नॉन लीनियर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। नॉन लीनियर प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग वाली प्रॉपर्टीज हैं। तो आप उसको जब प्रॉपर्टी देंगे तो वो सीधा फिर यहां से यहां टर्न करना शुरू कर देगा और आपको एक फिजिकल वैल्यू दे देगा समवेयर अराउंड 300 MPa या 400, जो भी इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस का। सो दिस इज हाउ वी यूज टू डिजाइन इन रियल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस यहाँ पे ज्यादा आया भी क्यों, आपने कभी यहाँ सोचा? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो आपका एरिया है बहुत ही कम है, और आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। ये कम होगा तो ये आपका सिग्मा क्या होगा, वो ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे लोकलाइज हो गया आपका स्ट्रेस।